अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम राय पे बात करेंगे। राया, सरसों, कैनोला, ये सीज़न है इसकी काश्त का। तेलदार अजनास हैं सारी, और पाकिस्तान जो है वो खुदरी तेल के हवाले से बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तकरीबन $4 अरब खर्च करते हैं पाकिस्तान ज़र मुबादला पर। बहुत बहुत प्रेशर आता है कि हम जो है ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो है वो तकरीबन 18-20% जो है खुदरी तेल अपने मुल्क में पैदा करते हैं, बाकी सारा इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो ये बड़ा प्रेशर है। अगर इससे हम निजात हासिल कर लें तो आप देखें कि हमें $1 अरब के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आप देखें कि कितना भारी सरमाया जो है हम तेलदार जो है अजनास ना होने की वजह से खुदरी तेल दरामद करने पर जो है खर्च कर रहे हैं। और यही सूरत हाल जो है तकरीबन चाय की भी है कि चाय की पत्ती भी को हम 50-60 अरब रुपए की जो है वो सालाना मंगवाते हैं और इतना भारी सरमाया खर्च करते हैं। दालों की भी यही सूरत हाल है। कहने को तो हम लोगों को कहते हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और हम खुद कफ़ील हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ खुदरी तेल की ये सूरत हाल है कि हम 80% जो है वो अपना खुदरी तेल बाहर से मंगवाते हैं और कसीर ज़र मुबादला खर्च करते हैं। ऐसे हालात में जब हमारे ख़जाने पर जो है ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव होता है, तो ये जो फसल है राया, कैनोला, सरसों, ये हम काश्त करते हैं। ये तकरीबन कपास के बाद जो है वो लगाई जाती है। मौसम है जिस वक्त ये लग रही हैं ये फसलें, और बाज़-औक़ात इसको अल्टरनेटिव क्रॉप के तौर पे गंदम के मुतबादिल फसल के तौर पर भी लिया जाता है। वो लोग जिन्होंने कपास जल्दी काश्त करनी हो, बहुत अर्ली काश्त करनी हो, तो वो राया लगा लेते हैं कि भाई जल्दी काट के हम कपास की तरफ चले जाएंगे। और इसमें कितनी जो है मुनाफा बख्श सूरत हाल है। अगर हम राया लगाते हैं, सरसों या कैनोला काश्त करते हैं, तो इसमें कितना मुनाफा होता है। फसल के हवाले से मार्केटिंग में कोई मुश्किलात हैं, फसल को काश्त करने में, कटाई में कोई मुश्किलात हैं, और अगर आप इसका फ़ैसला कर रहे हैं कि आपने इस तरफ जाना है तो आपके लिए क्या कुछ ज़रूरी है, और अगर आपने ये फसल लगा ली है तो फिर आपने क्या एहतियातें करनी है ताकि अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों को तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद आलमगीर मेव साहब। आप सीनियर ज़राई ऑफ़िसर हैं और ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी सगीर अहमद साहब। आप किसान बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और सीनियर रहनुमा हैं, ज़राअत को बड़ी अच्छे अंदाज़ से समझते हैं। और तीसरे मेहमान डॉक्टर हसीब खैर साहब मौजूद हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शुबा ज़राअत से ताल्लुक़ है, पढ़ाते हैं, तहक़ीक़ करते हैं। तीनों मेहमानों से जानेंगे कि ये इस फसल के हवाले से उनकी क्या तासुरात हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो सब पहले तो ये बताइएगा कि हमें ज़रा आम आदमी के समझने के लिए, काश्तकार शायद इसको समझते हों या ना भी समझते हों, कि ये राया, कैनोला और सरसों में क्या फ़र्क है, या एक ही चीज़ है? क्या ज़्यादा फ़र्क है, कम फ़र्क है क्या ये मामला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक्चुअली जो कैनोला है डॉक्टर साहब, इसको लोग ना एक डिफरेंट को क्रॉप तस्वुर करते हैं, जबकि ये एक सेपरेट क्रॉप नहीं है। ये अच्छा। आमतौर पे आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे, गोभी सरसों का नाम आपने सुना हाँ, होगा, हाँ, हाँ। और एक राया का नाम सुना होगा। बुनियादी तौर पे जो कैनोला है डॉक्टर साहब, ये क्वालिटी का नाम है। असल में होता ये है कि जो गोभी सरसों है हमारे पास और जो राया है, इसके अंदर दो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बुरे होते हैं। उनके अगर मैं नाम लूँ तो एक को उरुसिक एसिड कहते हैं और एक को ग्लूकोसाइनोलेट कहते हैं। ठीक है। अगर ज़री माहिर हमारे रिसर्च करके उरुसिक एसिड को लेस देन 2% पे ले आएँ और ग्लूकोसाइनोलेट को जो मिकदार है उसको भी कम कर दें, 30 माइक्रोमोल पर ग्राम तक ले आएँ, तो इसको सरसों में अगर ये दोनों एलिमेंट्स कम हो जाएं, दोनों एलिमेंट कम हो जाएं, तो वही चीज़ कैनोला कहलाती है। कैनोला कोई तीसरी चीज़ नहीं है, ये क्वालिटी का नाम है। ठीक है। तो ये राया जो है, इसको फिर हम सरसों कहें या कैनोला कहें? डॉक्टर साहब देखें, राया राया है। ठीक है। अगर उसमें से जो मैंने आपको बताया है कि ये दो चीज़ें जो मुज़र सेहत हैं हमारी सेहत के लिए, उनको निकाल दें, दो एलिमेंट को, उरुसिक एसिड को लेस देन 2% ले आएँ तो कैनोला बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप राय में से निकाल दें या गोभी सरसों में से निकाल दें। ठीक है। किसी में से तीनों एक ही चीज़ें हैं तकरीबन ना? ये तीनों एक चीज़ नहीं, इन दो में से दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे। ये दोनों में से कोई भी कैनोला हो सकती है। दोनों में से कोई भी कैनोला हो सकती है। इससे जायके पर भी फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, अगर इनकी मिकदार कम हो जाती है तो कड़वाहट कम हो जाती है। जी, जो राया है और जो गोभी सरसों है, बुनियादी तौर पे दोनों से हमें तेल मिलता है, लेकिन इशू ये है कि उनके तेल को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर उरुसिक एसिड है, वो आपके दिल के अज़लात के लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जो ग्लूकोसाइनोलेट है वो उसकी जो खली जा रही है वो ठीक नहीं है। हम तो सरसों का तेल बड़ा महफूज समझते थे और बरस से सरसों का तेल इस्तेमाल होता था। आज भी लोग कहते हैं कि जी
अगर आपने अपनी सेहत को महफूज बनाना है तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ये आलमगीर साहब तो थोड़ी सी मुख्तलिफ साइंस बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमेशा ऐसे प्रोग्रामात करते रहते हैं जिसमें किसान की रहनुमाई भी होती है और किसान के मसाइल भी उजागर होते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये जो ख़ासकर ये जो फसलात हैं इनके डेफिनेट बात है हमारे इकानमी पे, हमारी मुल्क की तरक्की पे भी बड़े असरात होते हैं और ये हुकूमतों का काम होता है कि इन चीज़ों को अवेयरनेस दें लोगों को ना। तो हमने इस साल काश्त की काश्त का जो टाइम है ना 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का टाइम है। ठीक है। लेकिन इस वक्त भी मौसम बड़ा गर्म तब्दील हो गया, सारे तब्दील हो बदल गया और मौसमी तब्दीली इस पे असरात डालती है, इसकी पैदावार पे भी डालती है। इसको काश्त करते वक्त भी मैंने खुद काश्त की है और 2 दफ़ा काश्त की है। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि आ गया, बगैर एसी के बैठ नहीं सकते आप। हाँ जी। और जर्मिनेशन पे इसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है फार्मर। ठीक है। टाइम तो ये लिखा हुआ है 1 से 30 का, लेकिन जब आपकी वो रेलेवेंट जो फसल आप लगा रहे हैं वो फार्मर वहीं थक जाता है कि यार अच्छा ये तो बिल्कुल फारिग हो गया मेरा टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। और दूसरा यह कि उसकी जो जर्मिनेशन है वो भी ठीक नहीं होती। जहाँ तक तेल का है ना जी, आपका मुल्क वैसे भी बहुत पीछे, हम अरबों डॉलर बहर खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। माजरत के साथ मैं कहूँगा मतलब हुकूमती पॉलिसी का पॉलिसी कह तो रहे हैं भैया। अच्छा, एक तो खाई साहब हम हर काम हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। हाँ जी। ये लोगों को खुद करना है। अगर अवेयरनेस देखे ना, आपका फार्मर माजरत साहब इलिटरेट है ना। मैं पढ़ा लिखा फार्मर हूँ, फ़र्ज़ किया, मुझे पता है 99% लोग इलिटरेट हैं और उनको अवेयरनेस कौन देगा। डॉक्टर हसीब साहब को भी जरा शामिल कर लें। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? एक तो हमें बताइएगा कि ये जो कैनोला का बीज है इसको अगर हम तरतीब दें कि पहले हमारे पास सरसों था, इसकी रिफ़ाइन शक्ल हम इसे कह सकते हैं कि कैनोला जो है वो इसकी रिफ़ाइन शक्ल है जिसमें हमने ये 2 एलिमेंट्स कम किए हैं, और इसका बीज जो है वो मुकामी सतह पर तैयार होता है या वो भी हाइब्रिड है टेक्नोलॉजी है जो बाहर से आती है? क्या सूरत हाल है? मोस्टली जो सीड है ये बाहर से ही आता है। हमारे पास जो इधर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने इस पर वर्क कर रहे हैं और उनकी कोशिश भी यही है कि इसके अंदर उससे कोई एसिड की जो मिकदार है 2% से कम की जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च वाले उन्होंने आरी कैनोला के नेम से एक हमें दिया है और इसके अंदर वही एरोसिक एसिड काफ़ी कम है, 2% से कम है। और हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको जो इतने भारी जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी बजाय आप ये वाला कैनोला जो हमारा लोकल लेवल पर हमारे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने तैयार किए हैं, आप उसकी तरफ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रा अपनी माहिराना राय दीजिएगा, आपकी क्या इस हवाले से ओपिनियन है कि हम तेलदार अजनास में पीछे रह गए? हमें पता भी है कि प्रेशर है, जैसे अभी ख्वाजा साहब ने जिक्र किया कि जी हुकूमत की इसमें कोताही है, इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती काश। आपकी क्या वजह है, राय में क्या वजह है कि ये वाकई आगाही की कमी है या बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम किसी एक चीज़ को नहीं ठहरा सकते कि इसकी वजह से। अगर हम देखें पॉलिसी लेवल वो भी हमारे पास है, मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास वो भी बड़ी उसकी सूरत हाल इसी तो देखें ना, हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी कि तेलदार अजनास बढ़े? हुकूमत की तो ये ख्वाहिश होगी भाई इतना प्रेशर है, हम एक डॉलर को तरस रहे हैं, तो इस वो मौके पर हमें इतना हैवी जो है वो पैसे खर्च करने साहब ने कहा, मैं इसको एग्री करूँगा, हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। हमारी से मुराद क्या? गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की क्यों जी, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि 2018-19 से गवर्नमेंट ने तेलजार अजनास की जो पैदावार बढ़ाने के लिए एक मंसूबा स्टार्ट किया हुआ है। डॉक्टर साहब हम 465,000 एकड़ पे थे, आज हम 10,55,000 एकड़ पे लेके गए तेलदार अजनास को। हमारा जो इंपोर्ट का आप कंटिन्यूसली ग्राफ उठा के देखें 2019 से लेकर 2024 तक का जो ग्राफ है डाउन जा रहा है। अभी भी हम तकरीबन कोई 500 US बिलियन डॉलर के करीब अभी इंपोर्ट कर रहे हैं तेल। हमने कैनोला के अंदर, राया के अंदर कोई तकरीबन 8 से 10 वैरायटीज़ गवर्नमेंट ने अपनी तैयार की हैं, अयूब ने हमारे इदारे ने तैयार की हैं। जो हमारी डिपेंडेंसी थी बाहर थी वो सारी हमने 80% उसको ब्रेक ले लें, फिर इस पे मजीद बात करते जी। लेकिन तरजीहात में हैं। इस मजीद ये डिटेल से बात बात कर रहे हैं कैनोला की फसल पर, और आपको रहनुमाई के लिए जो है हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं। आलमगीर साहब, ये बात हो रही थी कि इसमें राय है चौधरी साहब की कि हम जो है
खाज साहब की कि हम जो है इस हवाले से हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो शायद नाक़िस है और वो लोगों को इस तरफ मोल्ड नहीं कर सकी। अभी हमने देखा कि जैतून के हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया और काफ़ी सारे इसमें हमें प्रमोशन मिली। तो ये गंदम की क्रॉप इसमें कोई रुकावट बनती है कि भाई स्ट्रेटेजिक क्रॉप होने की वजह से हम ज़्यादा उस तरफ चले जाते हैं और राय की तरफ नहीं जाते, या कोई और सबब कुछ ना वजूहत तो होंगी ना कि भाई हम तेलदार अजनास से दूर हैं। डॉक्टर साहब, मैं खाज साहब की राय का एहतराम करता हूँ, इनकी बात भी वैलिड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही उस चीज़ में पीछे हैं। एक्चुअली जो राया है, जिसको सरसों, तोरिया, ये जो तेलदार अजनास हैं डॉक्टर साहब, इसमें हमें चैलेंजेस बढ़े हैं क्योंकि इनकी फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम है, और फ़ी एकड़ पैदावार कम है, और जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वहाँ से हमें रेट उतना नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे ठेके और इनपुट्स के रेट बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो जितनी भी तेलदार अजनास हैं उनको हम उतने रकबे पे नहीं काश्त करवा पाते हैं, हम ना चाहते हुए भी। तेल लेने जाएं बाज़ार से तो उसके रेट इतने हैं कि समझ नहीं आती कि यार ये तेल ले रहे हैं या देसी घी लेने आए हैं, मतलब इसका रेट तो अच्छा मिलना चाहिए। यही इशू है डॉक्टर साहब। वजह क्या है कि भाई अब देखिए, हमारे यहाँ इशू ये है कि जो एक फार्मर कैनोला लगाता है ना, तो होना तो ये चाहिए कि जो कैनोला का जो ऑयल है आप डायरेक्ट उसको कंज्यूमर को दे रहे हैं, उसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं है ना, उसकी जो प्राइस है राय के प्राइस से डिफरेंट होनी चाहिए, जो कि डबल होनी चाहिए। अब इशू ये है कि जो फार्मर कैनोला लगा रहा है उसको भी राया वाला रेट मिल रहा है, और जो फार्मर राया लगा रहा है उसको भी राया वाला रेट। अब राय की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, 40 मन 45 मन तक राया चला जाता है, और जबकि कैनोला हमारे पास 27-28 मन पे आके रुक जाता है। तो इस वजह से इन चीज़ों में थोड़े से हमारे यहाँ अभी चैलेंजेस हैं हमारे पास। साहब, आप एक तो जिम्मेदार हो गई जी हुकूमत आपके खाते में ना जी, नहीं, दूसरी कोई जिम्मेदारी कोई? मैं एक और चीज़ बताता हूँ ना जी। सबसे बड़ी फसल थी काटन की, ये तो रायत ठीक है, इस पर भी गुफ्तगू इसी पे चलेगी, लेकिन काटन का बताता हूँ आपको मैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में था काटन काश्त कराएं। हाँ जी था, पिछले साल तो बड़ी मेहनत की है। बड़ी मेहनत की है, रिजल्ट क्या है? अच्छा, वो डबल हो गई, पैदावार डबल हो गई। सुने ना, अब आप पूरे बेल्ट के बेल्ट उठा लेना, काटन टाइम चेंज हो गया है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ठीक है, वो तो अर्ली काश करेंगे तो जिन्होंने अर्ली काश की है फरवरी में, ठीक है, तो उनको रिजल्ट मिला है, तो किसका काम है? मतलब आप कहते हैं कि इस हवाले से रहनुमाई जो है प्रॉपर। अब दूसरा ये जो राया है ना या कैनोला है, इस दफ़ा देखना उसकी पैदावार कम होगी। बिफोर द टाइम जिस वक्त एटमॉस्फेयर का चेंजेस आ रही हैं, इस वक्त भी टेम्परेचर अगर 40 या 38 पे है, या पीछे अगर 4 दिन पीछे चले, इतनी ज़्यादा गर्मी है, किसने अवेयरनेस देनी है लोगों को? आम पब्लिक को उन्होंने वही टाइम देखना ना। क्या वो खाई अपना हसीब साहब ये कोई अपना राय देना कि अब इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब वाकई ये 30 अक्टूबर के बाद ना लगाएं? अभी तो मौसम जो है उसमें गुंजाइश है। ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये अब हमने टेम्परेचर को देखना है कि टेम्परेचर कब जा रहा है। तो आइडियल टाइम जिसका टेम्परेचर अगर देखें आप 30 से 32 है, तो तब आप इसको लगा लें, ये उसके लिए बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, उसकी जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। अब जहाँ पर इशू आता है कि जनाब हमारी जर्मिनेशन नहीं हुई या ये हुई, तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। उसकी एक तो रीज़न एक टेम्परेचर वगैरह सूट नहीं करता, इस वजह से जर्मिनेशन नहीं हुई, और दूसरा जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, इस सीड को अगर आप देखें ये बड़ा हार्ड सा होता है, इसको इम्बाइबेशन या उसकी तोड़ फोड़ और ये सीड कोड को, इसके लिए ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। हम जो वीट वाले हमारे फार्मर होते हैं, वो वीट वाला मॉइस्चर समझ के इसको वो छट्टा लगा देते हैं, जो कर देते हैं कि इसकी, हालांकि इसके लिए तरबतर चाहिए होता है, जो एक मॉइस्चर चाहिए ताकि वो उसकी ब्रेक डाउन जो सीड कोट है वो जब रैप्चर हो जाएगी फिर उसकी जर्मिनेशन होगी। एक तो इशू ये है, और दूसरा ये है कि हमारे अक्सर जो फार्मर हैं वो छट्टा लगा देते हैं, और छट्टा लगा के वो फिर कल्टीवेशन भी करते हैं, रूटर भी चला देते हैं, या बाद स्वागा भी कर देते हैं। तो इसका एक ये भी मसला है ना कि इसका बीज बड़ा कम डलता है। हाँ जी, तो वो छटा वो 2 मुट्ठियों में खत्म हो जाएगा छटा, अगर छटा लगाना चाहिए। छटा लगा मोस्टली एक्सपर्ट हैं वो कर लेते हैं, 1 किलो शर्कन गरबन और 1 किलो शुमालन जुनूब इस तरह करके, इस तरह का हो जाता है जी। बहुत सारे छटा अगर आपने गंदों का छटा लगाना हो तो और बात ठीक है, वो अब अगर आप राय का छटा लगा रहे हैं तो 2 किलो सारा बीज है पूरे एकड़ के लिए। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, इसका छटा भी हो सकता है। असल में जो राया, सरसों या कैनोला है ना, इनका जो बीज है आमतौर से 1.5 से 2 किलो ही है रिकमेंडेड, ये तो ठीक है। अब लेकिन डिपेंड ये कर रहा होता है, हम आपको ये कहते हैं कि आप इसको वाया ड्रिल काश्त करें, लेकिन हमें ये भी पता है कि अभी जो इसकी स्मॉल सीडेड ड्रिल इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ छट्टे पे ही चलता है। छटा इसका बड़ा अच्छा और बेहतरीन हल है। उसका होता यह है कि आप दोहरा छटा करें, पहले 1 kg सीड ले लें, उसके अंदर किसी चीज़ को मिक्स कर लें, कोई कुछ ऐसी चीज़ जो उसके सीड से, जैसे अक्सर लोग खाद वगैरह मिक्स कर लेते हैं, एक बार छटा कर लेते हैं, फिर इसका दोहरा छटा कर दें। और डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है हमारे राया, कैनोला
की काश्त का जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई कॉटन बेल्ट के अंदर इंतज़ार कर रहा है, कपास के अंदर बाबा इसको खड़ी कपास के अंदर 2 किलो सीड फेंक दे, बेहतरीन किस्म का राया उगेगा। जहाँ पे कलराठी ज़मीन है वहाँ पे ज़मीन के अंदर इसको खेलियाँ निकाल के, इसका छट्टा करके खेलियाँ निकाल के पानी लगा दें, एक्सीलेंट इस वक्त राया उगेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है 12 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसके लिए आइडल टेम्परेचर है। इस वक्त इसका तेलदार अजनास जो हैं इनका बेहतरीन टाइम चल रहा है। अगर कोई भाई रह रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके 2, 4, 5 दिन के अंदर इसकी काश्त कर लें, काश्त कर सकते हैं इसको 3-4 तरीक़ों से। ठीक है, ये जो आपने बताया ना कि खड़ी कपास में छटा कर दें, इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा खाज साहब से इसकी राय ले लूँ इस हवाले से। इसमें जो खड़ी कपास है ना जी, कपास तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मैं अगर डीजी खान बेल्ट की बात करूँ ना तो वहाँ तो नहीं खड़ी कपास, पूरे डीजी खान बेल्ट में ख़त्म हो गई, वहाँ ख़त्म। वो तो कपास तो हुई नहीं ना। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अच्छे वक्त में काश की बुरी थी। खबरें सुना रहे हैं हम तो, आप करके इंफॉर्मेशन ले लेना। हाँ। आप राजनपुर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ले लें, आप डीजी खान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ले लें। काटन की फसल बेहतर नहीं हुई वहाँ, ठीक है ना जी। अब लोग गंदम की तरफ भी जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है गंदम की काश्त शुरू हो गई है, मतलब मैंने भी कुछ काश्त कर ली है, मतलब 5-6 एकड़ अभी शुरू कर दी, गंदम की काश्त शुरू हो गई है। इसके लिए ये 32 का जो टेम्परेचर है वो बेहतरीन है। उसमें मसाइल आते हैं जब आप काटन में काश्त करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसी में अगर आप छट्टा लगाते हैं, अमूमन करते हैं लोग, लेकिन जो आप रिक्वायर्ड पैदावार है वो भी नहीं रह सकते उससे, ठीक है ना। तो इसलिए उसका जो रिक्वायर्ड पैदावार है वो कम हो जाती है और वो उतनी नहीं होती। अब ये तो 45 स्टैंडर्ड है ना, ये तो इंग्लैंड वाले लेते होंगे या कनाडा वाले जहाँ ये काश्त होता है ज़्यादा वो लेते होंगे ना, हम कहाँ लेते हैं। हमारी तो 15 से 20 मन मैक्सिमम होगी राय की, अगर कोई अच्छी काश्त है किसी और टाइम पे होगी। 25 मन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या मुनाफा आ जाएगा 25 मन अगर हम फी एकड़ हासिल कर लेते हैं राया? तो कुछ भी क्या आएगा मुनाफा उसका, उसकी आजकल रेट जो चल रहा है। वैसे तो छोटी फसल है ना। हाँ जी, आप ऐसे समझे मैक्सिमम इसका स्पैन रख लें 3.5 महीने का। हाँ 3.5-4 महीने। ठीक है, तो थोड़े अरसे की फसल है, उसमें खर्चा भी कम होता है, पानी भी कम लगता है। हाँ पानी भी कम लगता है और खर्चा तो होता है उसका उसमें सारी चीज़ें आती हैं। टेक्निकली हम इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट, कि एक क्रॉप जो है नियर टू मेच्योरिटी है और दूसरी क्रॉप का टाइम निकला जा रहा है। तो फिर हमने टाइम सेविंग करने के लिए कि हमेशा हमारा पहला असूल होता है कि आप टाइम पे सो करें। अब टाइम निकला जा रहा है, जिस तरह 1 या 2 चुनाइयाँ रहती हैं हमारी, तो इस सूरत के अंदर हम जो कॉटन का फील्ड है उसको हमने फ्लड कर देना। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो जल्दी का पहलू है जी, ये किस लिए है? मतलब हम खड़ी कपास में भाई टाइम निकला जा रहा है इसकी सोइंग का वही ना मेन, इसकी सोइंग का टाइम निकला जा रहा है, या इसके बाद हमने किसी और क्रॉप की तरफ जाना है इसलिए हम जल्दी छटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मेन हमारा रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट है जो हम खड़ी फसल के अंदर छट्टा लगाते हैं, उसका यही है कि एक क्रॉप जो आपकी रबी का निकला जा रहा है टाइम, अगर आप वो डिले हो जाते हैं तो डिले होने से आपकी जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो कम हो जाएगी। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल पूछते हैं। हम बात कर रहे हैं राय की फसल पर, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी कि ये जो है हम खड़ी फसल में, कपास की फसल में राय का छटा कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या सिर्फ ये है कि राय की काश्त का मौसम गुजरा जा रहा है, या हमने 110 दिन में, 120 दिन में इस क्रॉप को उठा के इस पर कोई और क्रॉप करनी है, इसलिए हम जल्दी इस पर जो है ना कर रहे हैं? अगर आपने जिस तरह काटन अब 2 चुनाइयाँ कर ली, आपका टारगेट है कि मैंने तीसरी चुनाई भी लेनी है, और मेन वाइल आपके राया का टाइम आ गया कि राया भी आप खाते हैं। अब तीसरी चुनाई का, दूसरी और तीसरी चुनाई के दरमियान में 25-30 दिन का डिफरेंस है। ठीक है। अब हम उस छड़ी को काट भी नहीं सकते। ठीक है। तो उसका बेहतर हल यही होता है कि हम छटा कर दें, फ्लड करके पानी लगा के आप उसको छट्टा लगा दें, आपकी टाइमली भी सोइंग हो जाएगी, और 20-25 दिन के बाद जब आप देखें उसकी बॉल ओपनिंग होगी, आप उसकी चुनाई करा लें और इसको हार्वेस्ट कर लें। आपकी वो भी वाला जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने टाइम पे सोइंग कर दी है, वो भी पूरा हो जाएगा, और कपास भी बची रहेगी, कपास की आपकी तीसरी अगर उसमें कोई बेहतरी थी। ये आलमगीर साहब, इसमें पहलू ये भी है ना कि अगर आपने राय का छटा कर दिया, 110-20 दिनों बाद आप राया भी आपने काट लिया, अब फिर उस ज़मीन का क्या करेंगे, उस पर क्या काश्त करना है, प्लान क्या होना चाहिए कि भी हम राय के बाद ये वो अर्ली काटन तो एक ये सूरत तो हो सकती है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के ना क्रॉपिंग पैटर्न चल रहे हैं, अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन हमारा राया लग चुका है, किनोला वगैरह जो भी कहें, तेलदार अजनास या इसको जो भी कहें कैटेगरी इस वक्त लग चुकी है।
अब सिर्फ हमारा जनूबी पंजाब, चोलिस्तान, थल, रोही ये वाली बेल्ट में मतलब है हमारी काश इस वक्त जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर यहीं पे सूट कर रहा है। अब जहाँ पे जोन सी भी स्कीम होती है वहाँ पे क्रॉप वही आ रही होती है। ज़रूरी इस अगर जनूबी पंजाब की बात करेंगे तो अर्ली कॉटन आएगी, प्याज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बहारिया मकई आ जाएगी। इस तरह डिफरेंट एरियाज़ में लोग वेजिटेबल ले आएंगे आगे। जो आपकी समर वेजिटेबल आ रही हैं, आपका टनल आ जाएगा वहाँ पे, ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स आ जाएंगी। तो रोटेशंस इसकी जगह बहुत सारी हैं। आम तौर पे जो हमारे यहाँ जितनी भी ये तेलदार फसल जिनको आप राया, तोरिया या सरसों कहते हैं, ये 110, 120, 130, 35, 40 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं। जी ठीक है। तो ख्वाजा साहब, ये अभी आपने जिक्र किया कि जी बहुत सारे इलाकों में कपास ख़त्म हो गई है। जी हाँ। तो वो अब किस तरफ जा रहे हैं? तेलदार अजनास की तरफ जा रहे हैं या गंदम की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो तो उसमें कुछ राया काश्त हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, मैं कल गया हुआ था, विज़िट किया है, राया काश्त हुआ है। गंदम की तरफ लोग जा रहे हैं, गंदम काश्त करेंगे जहाँ अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना जी। पानी की ये जो हमारे बरानी इलाके हैं, हाँ जी, ये राय में ज़रा कम पानी चाहिए होता है, यहाँ ये सूट करता है? हाँ, सूट करता है, करते हैं काश्त लोग। अच्छा, काश्त करते हैं इस तरफ, काश्त करते हैं। हाँ जी। अब तो टर्बाइनें लगी हैं, वहाँ राया काश्त होता है। अब तो सोलर का भी इस्तेमाल बड़ा धड़ाधड़ होने लगा है, उससे फायदा हो गया। सोलर काफ़ी लग गए हैं, हमने खुद भी सोलर लगाया हुआ। दूसरा ये है कि इस एरिया में अब लोगों का जहन बन रहा है। कल भी एक बड़े फार्मर के साथ बैठा हुआ था मैं, अब जहन बन रहा है अर्ली काटन का। वहाँ जितनी भी अर्ली काटन में हमें जाना पड़ेगा, अगर काटन को हमने दोबारा रिवाइव करना है, ठीक है, तो वो फरवरी काश्त में लोगों ने 40 उसके लिए तो ये सबसे सूटेबल क्रॉप है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप राया लगाएं, हमने भी इसीलिए लगाया, काटें और फौरी तौर पर जो है हमने भी इसीलिए लगाया, इसीलिए लगाया है कि हमारा ये था कि आगे काटन लगाएंगे जनवरी में। ठीक है। अब जरा थोड़ी सी टेक्निकल बातें राय की काश्त के हवाले से कर लेते हैं, काश्तकारों को जरा आगाही भी मिले कि भी अगर आपने राया काश्त करना है, सरसों काश्त करना है या कैनोला काश्त करना है, जो भी इसको नाम दे दें, तो उसके हवाले से ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं लोगों को कि ज़मीन उन्हें तैयार कैसे करनी है अगर राया काश्त करना है तो। सबसे पहले तो हमें ज़मीन का जो है वो लेज़र लेवल करानी चाहिए, उसका तजिया कराएं कि फ्यूचर के अंदर हमने इसकी हो कैसी ज़मीन इसकी काश्त के लिए फर्टाइल ज़मीन चाहिए? तमाम किस्म की ज़मीनें सिवाय जो जिसके अंदर साल्ट का इशू है, वाटर लॉग का इशू है, इसके अलावा तमाम इसके अंदर ये हो सकती है। ठीक है। तो आप इसका टेस्ट करवा लें, टेस्ट कराने के बाद लेवल शब जिस तरह मैंने कराया वो करें। ये जो सरसों कैनोला इससे रिलेटेड फैमिली हैं, ये डीप रूटेड क्रॉप है, तो इसको इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हमें गहरा चल लाजमी चलाना चाहिए। अगर आपने पिछले 3-4 साल कोई गहरा हल नहीं चलाया तो इसको आप लाजमी गहरा हल चला, इसकी जड़ें नीचे जाती हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें 2-3 दफ़ा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, हल जिसे हम कहते हैं वो चलाएं, उसके पीछे स्वागा है वो आप चला लें। अगर आपने एक कल्टीवेशन के बाद आपने उसको रोटावेटर कर लें, रोटावेटर आप वो भी चला सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो हम टेक्निकल कह सकते हैं कि टिल थी कंडीशन आती है वो डेवलप हो जाए, फिजिकल कंडीशन जिसे। फिर उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से, किसान के पास जो भी ऑप्शन है कि वो छट्टा लगाना चाह रहा है, वो ड्रिल करना चाह रहा है, वो बेड पे लेके आ रहा है, वो गप छट करना चाह रहा है, ये सारे मेथड आ गए। बेहतर कौन सा तरीका है? सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अगर हमारे पास कीमती जिस तरह कैनोला की अगर हम बात करते हैं काफ़ी कॉस्टली है, तो अगर हम इसको चौको मेथड के अगर हम बेड बना के उसकी दोनों साइडों पे अगर हम बना लें तो इससे क्या है, आपकी बीज की भी बचत हो सकती है। कितने पौधे बनते हैं ये 2 किलो अगर हम बीज रखते हैं एकड़ के लिए? तकरीबन हमें प्लांट पॉपुलेशन 18,000 पौधे जो है वो हम कर लें तो इससे क्या है, हमें जो यील्ड है वो अच्छी मिल सकती है। ये अभी आलमगीर साहब, डॉक्टर साहब ने बताया ज़मीन की तैयारी के हवाले से, तो इसमें अगर कहीं हल्की ज़मीन है किसी के पास, ठीक है, और हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो हल्की ज़मीन है लेकिन उसके बावजूद जो है उनको समझ नहीं आती, ख़ास तौर पे जो ऐसे रकबे हैं जो नए आबाद हुए में, हमारे जो थल के इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो उन्होंने किया तो है, गंवार के अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आती भी क्या लगाए, तो उनके लिए भी ये सूटेबल है? डॉक्टर साहब एग्जैक्टली सूटेबल है। जितनी भी हमारा अपना राया और ये जो हमारी मस्टर्ड फैमिली की जितनी भी ये क्रॉप्स हैं ये लग सकती हैं वहाँ पे, गोभी, सरसों और राया, तमाम ज़मीनों पे ये काश हो सकता है डॉक्टर साहब। लेकिन डिपेंड ये कर रहा होता है आप तरीका कौन सा अपना रहे हैं। अगर आप थल में या चोलिस्तान की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब वहाँ पे रेतली ज़मीन है, उन लोगों को पहले रोनी करनी पड़ेगी ना, रोनी करने के बाद उनको मतलब है सुहागे के नीचे छट्टा करके उसको दबाना पड़ेगा और
वतर ज़्यादा रखना पड़ेगा उगाव के लिए, ताकि उगाव भी करा ये ना हो कि ड्राई ना हो। उसके लिए तो और पानी अगर चाहिए आप फिर। देखें कुछ ऐसे एरियाज़ में हमारे में, जैसे हम जनूबी पंजाब में बहुत सारे जो हमारा रकबा है वो कलराठा रकबा है, आपको पता है, और वहाँ पे अब कॉटन एंड हो रही है, रकबे खुश्क पड़े हैं, तो डॉक्टर साहब वो लोग क्या करें, हम खुश्क ज़मीन को तैयार कर लें। खुश्क ज़मीन को तैयार करके अच्छी तरह तैयार करने के बाद ज़मीन के अंदर इसका छटा कर दें, फास्फोरस और पोटाश वाली खादें डॉक्टर साहब बीज के अंदर ही मिक्स कर दें। उसके बाद छोटी छोटी खेलियाँ बना दें, जैसा कि हमारा काश्तकार भिंडियों की डॉक्टर साहब खेलें बनाता है। अच्छा, उसके बाद पानी लगा दें, बेहतरीन किस्म का आपका वहाँ पे जो है ना ये राया जो है ना उगेगा। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारा ऐसा एरियाज़ है जहाँ पे ना मज़े की बात है सिर्फ हमारी गंदम लगती है, तो आप देखें वहाँ पे लोग ना गंदम भी खेलियाँ बना के लगाते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में भी अगर वो खेलियाँ बना के डॉक्टर साहब लगा दें ना, तो उसके ऊपर छटा कर दें, तो उससे ये कि एक तो हमारा जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उससे भी बहुत हद तक वहाँ पे वो लोग इसकी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें ये कोई मज़ा और मज़े की बात डॉक्टर साहब, इसको तो आप गंदम के अंदर लगा लें, इसको तो आप कमाद के अंदर लगा लें, इसको तो राया और ये जो चीज़ें ऐसी हैं इनको तो कहीं पे भी फिट कर दें, ये हो जाएंगे। हाँ साहब, ये बताएं कि ये जो बीज की अवेलेबिलिटी है, हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात में मैं सुनता हूँ, लेकिन इसमें बीज की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? आपका ये शोबा भी है, तो ये बीज कहाँ से मिलता है? काश्तकार बीज अपना तैयार करते हैं, रखते हैं, क्या करते नहीं, हैं? ये हाइब्रिड बीज भी अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, वैसे आसानी से भी, दस्तयाब हाँ, है? मिल जाता है, बीज का कोई इशू नहीं महंगा रहा। है या सस्ता है? नहीं, ज़ाहिर बात इतना सस्ता तो नहीं होता वो ये। तो अब सूरत हाल ये है कि भाई किसान सब्जियां उगाता है, इतने पैसे सब्जियों से नहीं कमाता जितने बीज पे लगा देता है। जी हाँ, मतलब ये हमारे साथ एक बड़ा अब ये है इसकी बीज के हवाले मैं से। एक बात सर्विस में ऐड करूंगा कि हमने जो अपना तजर्बा किया, हमने पहले गप छट की ना, तो उस पर उसकी जर्मिनेशन नहीं, हमने फिर डबल रोनी की, टाइम थोड़ा सा था हमारे पास। अब वो जो उसकी जर्मिनेशन है वो अच्छी हुई है, वैसे बहुत अच्छी कह सकते हैं कि भाई वो भी अगर डबल रोनी कर दें उसको ना, तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि सीड का तो वैसे भी सीड महंगा मिलता है, और हाइब्रिड सीड मार्केट में सब्जियों के सारे हाइब्रिड सीड है इस वक्त। तो क्या कंपनियों से खरीदे? हाँ, कंपनियां हैं, कंपनियां मौजूद हैं। अच्छा, हाँ जी, कंपनियां मौजूद। इस पे एक वक्फा ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कनौला पर, राय पर, सरसों पर, और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी हमने बीज का जिक्र किया और ख्वाजा साहब ने कहा कि कंपनियां मौजूद हैं और धड़ाधड़ बीज बेच रही हैं। यूनिवर्सिटी या तहकीकाती इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं कि बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए, या दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं उनका मुकाबला करने के लिए। एक तो ये रास्ता है ना कि हम काश्त का स्पैन बढ़ा दें, ज़्यादा काश्त करेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा रास्ता ये है कि जो काश्त कर रहे हैं उसमें से पैदावार अच्छी लें, तो उस पर भी काम हो रहा है, बीज पे काम हो रहा है। डेफिनेटली हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस पर वर्क हो रहा है, और उसकी रिसेंटली एग्जांपल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने भी अपनी एक वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। और इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर भी बहुत सारी जो हमारी वैरायटीज़ जो हैं ख़ास तौर पर राया से रिलेटेड हैं, कनोला पे भी हैं, फैसल कनोला, अली कनोला वगैरह, ये सारा कुछ ये भी हमारे इधर जो लोकल है यहाँ पर हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो बाहर से इम्पोर्ट कर रही हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें ये एवाइल ग्रुप की है 021 सी। आप टीचर होने के साथ साथ खुद काश्तकार भी हैं? बिल्कुल। आप खुद भी राय काश्त करते हैं? मज़े की बात बताऊं, पिछले साल वाली मेरी राया पड़ी है कुछ। अच्छा, पिछले साल काश की थी, वो बिकी नहीं या बेची नहीं? जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से मैं वो थोड़ा सेल करता है। एक तो काश्तकार को ये भी होता है ना कि जी उसका खुद ही तेल निकलवा लेते हैं। हाँ जी, उसमें खल भी अपने पास आ जाती है और तेल भी इस्तेमाल हो जाता है प्रॉपर। एक्चुअली मैंने वो सुपर राय लगाई थी जिसे हम इस्तेमाल ही कर सकते हैं अपने लिए या जानवरों के लिए, जो उसकी खल वगैरह, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो मुदरसियत ग्लूकोसाइनोलेट है या रुसिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं ये रिस्क नहीं ले रहा कि मैं उसका खुद ऑयल एक्सट्रैक्ट करके खुद यूज़ करूँ। इसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट भी होता है? ये अगर हम इसकी कोई ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जो टॉक्सिक भी हों, या नहीं, ऐसा नहीं है? राया के अंदर राया के अंदर तकरीबन सारी जो है वो आपकी टॉक्सिक है। सिर्फ एक आपके पास है कनोला जो है सुपर कनोला, वो भी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च वालों ने वो इंट्रोड्यूस कराई है। उसके अंदर ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये कम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना है कि वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग बाकी वैरायटीज। अच्छा, ये आलमगीर साहब वैरायटीज़ के हवाले से, बीज के हवाले से कोई किसान को अवेलेबिलिटी भी तो कोई मुश्किल नहीं? देखें, बीज पे आप काफ़ी बातें कर रहे थे। देखें, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि तकरीबन कैनोला की हमारे पास 8 से 10 वैरायटीज़ हैं।
हमारे पास रचना कैनोला है, सुपर कैनोला है, आरी कैनोला। और आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी कि दुनिया का पहला जो आरी कैनोला है वो राय के ख़ानदान से पाकिस्तान ने बनाया है। अच्छा। और दुनिया तो गोभी सरसों से डॉक्टर साहब बना रही है सारे के सारे राया, ये हायोला जो हाइब्रिड ले रहे ठीक हैं। है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने तोरिया वाले ख़ानदान से कैनोला बनाया, जिसका बार बार डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे चीन हैं। ने भी काफ़ी सपोर्ट की है इस बिल्कुल हवाले डॉक्टर से। साहब, तो बस मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो से अपने ज़मींदार भाइयों को ये कहता हूँ कि पंजाब सीड के पास तमाम के तमाम जो बीज हैं वो मौजूद हैं। 1000-1200 रुपये 2 kg का इसका रेट है, कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो हाइब्रिड सीड हैं, जो हम डिपेंडेंट थे आज से 2-3 साल पहले, हायोला 401 और दूसरे, वो 4-5 हज़ार का पड़ता है हमारा 1 एकड़। तो ये अपने जो नेटे में हमारे इनको काश्त करें, ख़ुद भी घरों के अंदर इस्तेमाल करें इस तेल को डायरेक्ट, और अपने मुल्क की जो मईशत है इसके अंदर भी अपना रोल प्ले करें। वैसे तो हमारे पास कोई अपने मकामी नुस्खे भी थे इस सरसों के तेल को उसकी कड़वाहट कम करने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे दही इलाकों में क्यों खाई हाँ, होते थे, बिल्कुल वो करते थे, पहले भी करते थे। कड़वाहट को मैं खत्म सीड कर के लेते हवाले थे। से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ पंजाब सीड कारपोरेशन वालों को, जिन्होंने इन्होंने बात की है चौधरी साहब ने, तो रेट का ज़रा ख्याल कर लें। गंदम का सीड का रेट कहाँ खड़ा है? ये अफसोसनाक पहलू है कि भाई देखा ना मार्च बहुत ज़्यादा तफावत है। मेरी बात सुने ना, रेट्स इतने नहीं है, ये कागजी बात तो हो सकती है, ऑन द ग्राउंड रेट ऐसे नहीं है। मेरा दिमाग ठीक है कि मुझे पंजाब सीड कारपोरेशन वालों का इतना सस्ता रेट मिलता है, और मैं जनाब जाके बहर से दूसरी तीसरी कंपनी को मैंने 2 किलो का 4,500 रुपये भरा है। तो मुझे अगर वो वाली चीज़ अच्छी मिलती है और मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो मैं तो वही लूँगा जाके ना। ये आपका मैसेज हो गया कि सीड कारपोरेशन जो है वो कोशिश करे अपने रेट कम करे। अब जरा इसकी बीमारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। आप दवाइयाँ भी बेचते हैं सुना है। हाँ। तो कैनोला की जो है वो मेजर बीमारियाँ और उनके तदारुक के लिए है पूरा इंतजाम है। हाँ है, बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है। सकिंग आता है इसमें, वाइट फ्लाई आती है इसमें, बीटल्स आते हैं इसमें, कीड़े भी लगते हैं, डेफिनेट बात है, तो उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं। क्या बड़ा खतरा क्या होता है उम्मीद तौर पर राई की फसल के लिए? फंगस का ज़्यादा अटैक आता है। अगर हम देखें पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, तो ये इस किस्म की जो फंगस इस पर ज़्यादा इसको रखती है। या अगर हम देखें बाज़ का रूट्स पे भी इस पे फंगस वगैरह उसका भी अटैक हो जाता है। तो ये 2-3 जो है इसके लिए ज़्यादा थ्रेट्स हैं। ठीक, काश्तकार क्या करे? मतलब इस बीमारियों के पास अगर वो सामना होता है, उसे ये तो पता लगता है कि जी फसल कमज़ोर हो रही है, बीमारी आ गई है, उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि वो पेस्टिसाइड डीलर के पास जाए और उससे रहनुमाई ले, और वो जो दवाई उठा के देता है वो जाके स्प्रे कर देता है। नहीं डॉक्टर साहब, काश्तकार को चाहिए जो उनके मकामी ज़रिए माहिरीन है, एक तो उनसे राब्ते में रखें। नो डाउट कि वो तादाद में थोड़े हैं लेकिन मौजूद ज़रूर है हर जगह। दूसरा, काश्तकार को चाहिए कि जो बीज है, जिस तरह इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं इनको सुने, और जो ज़रिए माहिरीन है उनको ढूंढे। यार टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब्स पे हम सब लोग मौजूद हैं, वहाँ पे उनकी रहनुमाई के लिए, वहाँ से रहनुमाई लिए, सेहतमंद साफ़ सुथरा बीज इस्तेमाल करे, बीज को वक्त पे काश्त करे, ज़मीन की अच्छी तरीके से तैयारी करे, बीज को काश्त करते हुए डॉक्टर साहब उसको जहर लाजमी लगाए। और फिर सबसे बड़ी बात बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर साहब जो हमारा काश्तकार करता है कि वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करे। ख़ास तौर पे ये जो तेलदार फसलें हैं इनमें सल्फ़र का इस्तेमाल करे, पानी की जो मिकदार है उसी वक्त करे जब उसकी ज़रूरत है, मौसम पे महकमा मौसमियात की जो पेशन गई है उसको मद्देनज़र रखे। अगर इन सारी चीज़ों को वो करता है तो फिर जो डिज़ीज़ का जो इंसिडेंस है ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो 50 से 60% इस लेवल को कम कर सकता है। उसके बाद जो उसके मकामी ज़रिए माहिरीन है वहाँ वो रहनुमाई के लिए मौजूद है, हमारे प्राइवेट सेक्टर मौजूद है, उनसे कंसल्ट करके 2-4 बंदों से लाजमी पूछ के फिर डिसीजन करें कि हमने जी फैसला। हेल्पलाइन भी यकीनन आपकी होगी, वहाँ से भी कुछ। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि भी महकमा ज़राअत के हवाले से कि भी ये अगर ज़्यादा इस पर फोकस कर लें ना, भी लोगों को रहनुमाई दें, पहले भी मीटिंग्स करते हैं, अगर इनका दायरा कार बढ़ा लें तो इनके अफरादी क़ुव्वत भी बढ़नी चाहिए हमारे ख्याल के मुताबिक, और दायराकार भी बढ़ना चाहिए। दायराकार बढ़ा लें तो लोगों को रहनुमाई मिलेगी डायरेक्ट। मैं तो खाई साहब बल्कि ये हमेशा कहते रहता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है ना बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। जी हाँ। अच्छा, वो सारे नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। जी हाँ। भाई आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दें ना। जी हाँ। आप बाकी सारे शोबों में कंसल्टेंट मौजूद हैं। हाँ जी। हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो क्यों अपनी दुकान खोल के नहीं बैठ जाते कि आप 1000 रुपये फीस दें और मशवरा ले लें। आपका खेत है, आप बुलाएंगे जी, आ जाए जी मेरा खेत देखें जी और मुझे मशवरा दे दें। वैसे ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। गवर्नमेंट ने इस तरह के क्लिनिक बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने तो बनाए हुए हैं, आप तो खुद हमारे लोग नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट हैं एक शोबे के और हमारा ज़राई मुल्क है तो आप अपना एक कंसल्टेंसी बेचें। डॉक्टर साहब हमें ज़रा इसके खादों के इस्तेमाल के हवाले से बता दें कि
ये जो हम राया काश्त कर रहे हैं, जी जी। तो एक तो काश्त के वक्त खादों का क्या इस्तेमाल करना है और फिर बाद में जो है वो क्या है, ज़रा क्विकली बता दीजिएगा, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो रहा है। शुरू में अगर ज़मीन की तैयारी के अंदर अगर आप एक DAP यूज़ कर देते हैं तो इसकी जो अर्ली जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फिर हमने जो नेक्स्ट आगे जो पहले पानी पे हमने इसको डोज देनी है, तो उसमें अमोनियम सल्फेट अगर एक बोरी हम ऐड कर दें तो इसके साथ एक यूरिया भी अगर हम ऐड कर दें तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फिर हमने तीसरे पानी पे या चौथे पानी पे अगर आप 2 kg सल्फ़र ऐड करते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का सल्फ़र ऐड कर दें तो वो भी, और साथ पोटाश हाफ बोरी अगर पोटाश की भी ऐड कर दें तो सल्फ़र जो होगा वो एल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और जो पोटाश है इस सिचुएशन पे आप जो डालते हैं हाफ बोरी वो डाल दें, या 10 kg अगर आपके पास सॉल्युबल पोटाश है वो ऐड कर दें, तो उससे क्या है जो सीड का साइज़ है वो भी बेहतर होगा, एल की क्वालिटी भी इंक्रीज, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, ये बस प्रोग्राम का आखिरी लम्हात में जी ये बता दीजिएगा कि कितने पानी लेता है राया? डॉक्टर साहब 3 से 4 पानी लेता 3 से 4 है, पानी, बहुत बड़ा ज़्यादा कम, पानी हाँ। इसकी रिक्वायरमेंट। पहला पानी कितने वक्फे से लेना है? डॉक्टर साहब पहला पानी वो 20-25 दिन के बाद जो अच्छा, हमें 20-25 चाहिए दिन, महीना तकरीबन, फिर आसानी से तकरीबन गुजरेगा। रकबे से रकबा डिफरेंट करता है, कहीं पे 35 दिन भी जा सकता है ये रकबा, और कहीं पे 18 दिन भी आ सकता है ये। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप किस खित्ते के अंदर आपने राया लगाया। तो काश्तकार को चाहिए मुसलसल अपनी ज़मीन के साथ राब्ते में रहे, टच में रहे। जहाँ पानी महंगा है, मुश्किल मिलता है, उनके लिए तो बड़ा सूटेबल है ये क्रॉप। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, और पानी है ही महंगा। पानी की अगर बात करें तो पानी वैसे भी महंगा है, हमें अब ख्याल करना है। अब जी, exactly। चावल पे और गन्ने पे हम अंदाज़न खर्च कर देते हैं पानी जी। और वैसे भी डॉक्टर साहब हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आना चाहिए। ये क्या कि सारे एक ही तरफ कॉटन लगा रहे हैं, सारे वीटी लगा रहे हैं और मार्केट कोलैप्स कर जाती है। तो हमें इन छोटी छोटी क्रॉप्स की तरफ आने चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारा फार्मर मजबूत होगा, और जो हमारा जो एग्रीकल्चर का ये जो सिस्टम है ये भी एक मजबूत होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की है कैनोला पर, राय पर, सरसों पर। आप इसे उगाएं, ये तेलदार अजनास हैं सारी। इसमें ना सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होती है, हम खुद नहीं तेल बाहर से मंगवाते हैं, बल्कि आपके पास घर का अपने इस्तेमाल का तेल भी मौजूद होगा। और इसमें ख़ास तौर पे जब इसको हम क्रश करते हैं तो इसमें से खल बनती है। खल जो है वो जो है हमारे जानवरों का चारा है, उनके लिए खाने के लिए बेहतरीन जो है वो खुराक है, और हम घर से ही जानवरों और इंसानों दोनों की खुराक जो है वो मुहैया करते हैं। और फिर ये है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर है, ये ख़ास तौर पे तेलदार अजनास बाहर से मंगवा रहे हैं, ये भी रिड्यूस होगा, और इसमें काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद है। ये राया जिसकी हम बात कर रहे हैं, आसान फसल है, लेकिन एक जो पहलू रह गया कि इसकी कटाई के वक्त जो है ये राया बड़ी तेज़ी से गिर जाता है, उस वक्त ख्याल रखना पड़ता है, और आपने कैसे काटना है और फिर कैसे सुखाना है और फिर कैसे थ्रेश करना है, ये जो है आपको हम जब ये कटने का मौसम आएगा तो उसमें बताएंगे। लेकिन अभी जो है ये फसल अच्छी है, इस तरफ आएँ और इसे काश्त करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।